पार्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट, वही है उसके साइलेंट फीचर। इसी चीज को जब भी मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, ये चीज क्लास स्टार्ट करी थी, मैंने आपको बताया था अगर इस चैप्टर को आप समझ गए थोड़ा सा, इस चैप्टर के थ्रू अंडरस्टैंडिंग बना ली, तो 30% तो आपका काम वैसे ही हो जाएगा पॉलिटी में, आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से रिवीजन हो जाएगा। तो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपीज और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हमारे साइलेंट फीचर है। उसके बाद आता है इमरजेंसी प्रोविजंस। अब इमरजेंसी प्रोविजंस क्यों डाले गए? देखो हर देश के अलग अलग नियम होते हैं, तो हमारे देश में क्या है कि भैया इमरजेंसी लगेगी, क्यों लगेगी, कैसे लगेगी, क्या रीजन होगा, वो सारी डिटेल हमें आर्टिकल 352 में दी गई, आर्टिकल 352 में। आर्टिकल 352 में ये बताया गया कि कब लगाई जाएगी, कैसे लगाई जाएगी, क्या क्या होगा, कौन सी सर्विस सस्पेंड हो जाएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम होगा, स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम होगा, ये सारी चीजें कहाँ लिखी हुई हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये एक यूनिक फीचर हुआ कि नहीं हुआ? ऑब्वियस सी बात है हुआ, इसीलिए यहाँ पे डाल दिया। आप इसको चैप्टर वाइज भी अलग से पढ़ोगे कि भाई क्या क्या प्रोविजंस है, कैसे हैं, वो डिटेल की बात है, बट यहाँ पे हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं, क्लियर। उसके बाद आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब क्या होगा कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लेटेस्ट चीज ऐड करेंगे, जो फीचर्स में लेटेस्ट, जो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2002 में, उसमें ये लेटेस्ट चीज ऐड करेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंसेप्ट आएगा। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, आप लोग अमूल का दूध पी रहे होगे, या कोई भी आप पूरे इंडिया में जहाँ पे भी होगे, वहाँ पे जो पैकेट वाला दूध आता होगा, अब आप उसको ध्यान से पढ़ोगे, उस कंपनी के बारे में पढ़ोगे, जैसे अमूल है, आप अमूल के बारे में पढ़ो तो आपको पता चलेगा अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, कि कई सारे लोगों ने मिल के एक कंपनी बनाई है, जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह वो ट्रीट हो रही है। लाइक क्लियर, इस बात को समझो। इसके बाद आता है सिंगल सिटीजनशिप। अब आप कहोगे कि यार ये क्या बात हुई, सिंगल सिटीजनशिप का और फीचर से क्या लेना देना? क्यों भाई, कई जगह पे मल्टीपल सिटीजनशिप होती है, कई जगह पे स्टेट की अलग सिटीजनशिप होती है, सेंटर की अलग सिटीजनशिप होती है, जैसे अमेरिका। तो इंडिया में ये एक यूनिक फीचर है कि भैया हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, सेंटर स्टेट की कोई अलग नहीं है। सिटीजनशिप मतलब सिटीजनशिप, वो इंडिया का नागरिक है, और अगर वो इंडिया का नागरिक है, वो इंडिया में, तो वो फंडामेंटल राइट को यूज करके वो इंडिया में कहीं पे भी रह सकता है, कोई भी काम कर सकता है, कोई भी धर्म अपना सकता है। आप समझ रहे हो, फंडामेंटल राइट को डिटेल में पढ़ोगे, ये सारी चीजें आएंगी। तो ये सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखने वाली बात है। फिर इसके बाद आता है सेकुलर स्टेट। आपको हाँ ये तो कुछ लग रहा है कि हाँ सेकुलर, हाँ ये तो फीचर होना चाहिए। ऑब्वियस बात है, हम अपने पड़ोसी देशों को देख ले, जस्ट लाइक पाकिस्तान, तो वो सेकुलर है नहीं है, वो मुस्लिम कंट्रीज है। ऑब्वियस बात है, उन्होंने धर्म के नाम पे वो कंट्री बनी। चाइना सेकुलर है? बिल्कुल नहीं है। हम सेकुलर। सेकुलर मतलब क्या है कि हम सभी धर्मों को फॉलो करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेकुलरिज्म का बेसिक मीनिंग ये होता है कि जो गवर्नमेंट है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, वो कोई धर्म, वो किसी एक स्पेसिफिक धर्म की नहीं है, वो किसी धर्म को फैला नहीं रही है। आप इस बात को समझो कि डॉक्यूमेंट में कोई धर्म नहीं फैला रही कि हम इस चीज को बढ़ाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको सेकुलरिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब ये वर्ड जो सेकुलर वर्ड है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इन चीज को नहीं डाला, पर जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया इंदिरा गांधी के टाइम, तो उस टाइम पे उनको एक रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ी कि हमारे देश में सेकुलरिज्म की भावना होनी चाहिए, बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इस शब्द को ऐड किया, दैट इज सेकुलरिज्म। तो सीधा स्टेट क्वेश्चन आता है कि सेकुलरिज्म शब्द हमारे मेन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है अभी, क्या पहले था? नहीं था। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में डाला गया? 1942 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, क्लियर। उसके बाद आता है 3 टायर गवर्नमेंट। अब 3 टायर गवर्नमेंट का क्या कंसेप्ट है सर? अभी तो आप यहाँ 2 टायर बता, क्या आप कंफ्यूज कर रहे हो क्या सर? बहुत सारे बच्चे सोचे अबे कंफ्यूज कर रहे हो क्या, यहाँ 2 गवर्नमेंट या 3 गवर्नमेंट, ये चल क्या रहा है भाई, क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, फेडरलिज्म में 2 गवर्नमेंट की बात करेंगे, सेंटर और स्टेट, समझ रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ जो ये कंसेप्ट आया 3 टायर गवर्नमेंट, इसका मतलब है कि भैया सेंटर में भी होगी, स्टेट में भी गवर्नमेंट होगी, और विलेजेस में भी, गांव में भी गवर्नमेंट होगी,
ठीक है, आप समझे। ग्राम पंचायत, पंचायत का नाम सुना होगा आपने, पंचायत का कंसेप्ट आया, यही है वो 3 टायर गवर्नमेंट। आजकल पंचायत वेब सीरीज बहुत ज्यादा वायरल है। आप उसी चीज से समझो कि वहां पे भी चुनाव हो रहे हैं, आप सब देख रहे हो ना, चुनाव हो रहे हैं वहां पे। तो चुनाव हो रहे हैं तो ऑब्वियस बात है, अगर जो नेता चुन के आया तो गवर्नमेंट का एक सिस्टम हुआ, वो अपने हिसाब से सारी चीजें करवाएगा, इसीलिए 3 टायर गवर्नमेंट। ये कब आया? ये है 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत, जो 1992 में आया था। ठीक है, ठीक है, 1992 में। अब समझ में आया, ये फेडरल सिस्टम है, ये 3 टायर गवर्नमेंट है। अब ये है इनके यूनिक फीचर। और भी 2-3 चीजें हैं, उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती। आई थिंक मेरे जो नॉलेज में 99% लोगों को नहीं पता होगी। आप अपने किसी भी इंसान से पूछ लेना, जो आपका दोस्त हो, जो कहता हो कि मुझे इसकी नॉलेज है, आपसे पूछना क्या साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ इंडिपेंडेंट बॉडी नाम की कोई चीज है या नहीं है। इंडिपेंडेंट बॉडी, लोगों के ना होश उड़ जाएंगे। इसको पता है क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को बोला जाएगा, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को बोला जाएगा। पर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इंडिपेंडेंट बॉडीज बोला जाए। इंडिपेंडेंट किससे? गवर्नमेंट से, कि गवर्नमेंट का इसके अंदर कोई दखल अंदाजी ज्यादा नहीं होगी, ये इंडिपेंडेंट होके काम करेगी बिल्कुल, सबके लिए। जब इंडिपेंडेंट होगी तभी तो सबके लिए सेम काम कर पाएगी। तो इंडिपेंडेंट बॉडी कौन सी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, फिर यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसके बाद आता है स्टेट पीसीएस। ठीक है, स्टेट पीसीएस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जो है ये इंडिपेंडेंट बॉडीज है। आप सोचो, आप पेपर में बैठे हो, आपके सामने क्वेश्चन आया कि बहुत सारे बच्चों के साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनमें से क्या नहीं है, और आप सोचो बहुत सारे बच्चे कहेंगे हाँ पढ़ा तो है, और वो सोचो इस चीज को यहाँ कंफ्यूज कर दे कि ये टू गवर्नमेंट होती है, 3 टायर सिस्टम होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। बोला यार हाँ यार, यहाँ 2 गवर्नमेंट कह रहे हैं या 3 कह रहे हैं, कैसे हो सकता है? दोनों में से एक ही होगा, वो एग्जाम से बाहर, कंपटीशन से बाहर। फिर बात आएगी कि उसमें इलेक्शन कमीशन, कैग और ये जो बॉडीज हैं ये इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, तो लोगों को आएगा यार कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, गलत करो, नहीं इंडिपेंडेंट बॉडीज है। इस चीज को लैंग्वेज को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है अगर एग्जाम को क्लियर करना है। तो इस बात को समझो भी, मैं आपको काफी एक्सपीरियंस से ये चीज समझा सकता हूँ कि अगर आप ये छोटी आप पढ़ बहुत लोगे, बहुत ज्यादा पढ़ लोगे, आपको लगेगा आपसे ज्यादा कोई नहीं पढ़ पा रहा, फिर भी आपको लगेगा कि यार मैं क्रैक एग्जाम क्यों नहीं क्लियर कर पा रहा, बिकॉज ऑफ जो छोटी मिस्टेक्स है ना, बिल्कुल लिटिल बिट, जैसे 2 गवर्नमेंट, 3 टायर सिस्टम, इंडिपेंडेंट बॉडीज होगी, फंडामेंटल राइट, डीपीएससीज में बेसिक क्या डिफरेंस है, इन चीजों का पेपर में कंफ्यूज हो जाना कि यार ये होगा या नहीं होगा। वहीं जब आपको आपके एग्जाम के अंदर किसी बात को लेके, किसी क्वेश्चन को लेके कंफ्यूजन होने लग जाए, जो आपने पढ़ा हो बहुत सारे क्वेश्चन को लेके कंफ्यूजन होने लग जाए, आप समझ जाना कि आप उस एग्जाम से बाहर हो, आप उस एग्जाम के कंपटीशन से बाहर हो, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगी। तो मैं ये जो आपको नहीं, आप जो सोच रहे हो यार इतने सारे टीचर हैं, मैं इसी इंसान से क्यों पढ़ूं, तो उसका एक बेसिक रीजन ये है कि बहुत सारे टीचर आपको बहुत कुछ पढ़ाएंगे, बहुत बड़ा पढ़ाएंगे। मैं आपको सिर्फ वही चीज पढ़ाऊंगा जो पेपर में आने वाली है, मतलब जो पेपर में आती हैं, आती रही हैं और आएंगी, हमेशा आएंगी। ये है बेसिक चीजें, इन्हीं बेसिक चीजों से क्वेश्चन बनेंगे, घुमा फिरा के बनेंगे, बट आपको समझना कितना है वो इम्पोर्टेंट है। आप ये इस चीज को याद करो, इस चीज की जगह मैं आपको अलग अलग चैप्टर पढ़ाऊं, अगर मैं सोचो हर एक का एक अलग चैप्टर बनाऊं तो कम से कम नहीं तो 20 चैप्टर बन जाएंगे इसी में ही। तो 20 चैप्टर पढ़ना आसान है या इस चीज को पढ़ के अपने आप को एनालाइज करके थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ के वो आसान है? ऑब्वियस बात है ये आसान है। तो एग्जाम क्लियर करना है, तो एग्जाम क्लियर करने के लिए आपके पास शॉर्ट चीजें बहुत अच्छे से होनी चाहिए। बहुत बढ़िया टीचर हैं, बहुत डिटेल में आपको समझा देंगे, पर उस डिटेल का करोगे क्या जब पेपर ही नहीं निकलेगा? पेपर में डिटेल में नहीं जाना होता, पेपर में ये चीजें पता होनी चाहिए। वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया इंडिपेंडेंट जुडिशरी यूनिक फीचर है या नहीं है, आपको लगेगा यार पता नहीं हमने पढ़ा है नहीं पढ़ा, अब पढ़ा है ना तो गलत नहीं होना चाहिए। और उसके बाद एक चीज आती है दैट इज वोटिंग राइट, वोट देने का अधिकार। समझो
तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम भारत आजाद हुआ 1947 में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 1950 में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो हमें जो पहली चीज मिली वोटिंग राइट। किसके लिए? सबके लिए। कोई अमीर गरीब कोई नहीं था। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, मैंने एक वीडियो पढ़ाई थी जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1909 और 1935 के बारे में बताया था। तो उसमें मैंने ये चीज बताई थी अंग्रेजों ने कैसे डिवाइड वाला रूल अपना के कैसे धीरे धीरे लोगों को वोटिंग राइट देना स्टार्ट किया था। और जब 1935 में अंग्रेजों ने सबके लिए, मतलब सबको लिए नहीं, वुमेन्स के लिए, लेबर क्लास के लिए, इनके लिए कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया। अब यहाँ पे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने समझा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों को लगा कि नहीं, सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो उस टाइम पे जो वोट देने का अधिकार था वो 21 साल के जो लोग थे ना, उससे ज्यादा के लोग थे, उनको था 21 साल के लोग। आप समझो। बट इसको अनफॉर्चुनेटली 1961 के कॉन्स्टिट्यूशन 61 कॉन्स्टिट्यूशन 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत ये जो 21 साल की उम्र थी इसको घटा के 18 साल कर दिए गए। क्लियर? आप समझ में आए? तो जब हम स्टार्टिंग में आजाद हुए तो सबको वोट देने का अधिकार था जो 21 साल से ऊपर है और इंडियन सिटीजन है, जिनका वोट बना हुआ है वो वोट दे सकते थे। दूसरी चीज 21 साल थी, अब ये घटा के कब कर दी गई? 18 साल कब कर दी गई? 1961 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। अब आप सोचो कि ये जो चैप्टर, जस्ट एक लंबी सांस लेके सोचो आप, ये जो पूरा चैप्टर है आपने कभी ना कभी पॉलिटी पढ़ी होगी, क्या इन सारी चीजों को एक जगह पे पढ़ा कभी आपने? कभी पढ़ने की कोशिश करी या किसी ने पढ़ाया? आई थिंक बहुत रेयर ही होगा कि आपने इस चीज को पढ़ा। पर आप जब इसको सोचो, जब आप इसको पूरा एक जगह पढ़ ले रहे हो तो आपके माइंड में एक खाका तैयार होगा कि हाँ यार, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या। तो अगर क्वेश्चन आए, कैसा भी आए, मेंस में क्वेश्चन आए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट्स, इंडिया के जो डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो डिफरेंट कम्युनिटीज के लिए अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। हाउ? एक्सप्लेन। आप बता सकते हो कैसे? आप बता सकते हो कि ये फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। कि भैया फ्लेक्सिबल मतलब कि हम कुछ ऐसे रूल महिलाओं को लेके बना सकते हैं कि भैया महिलाओं को इतने अधिकार दिए जाएंगे, वर्क प्लेस पे इतने अधिकार दिए जाएंगे, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। रिजिड की कोई तानाशाही अपनाया नहीं सकता इंडिया में, तानाशाही नहीं अपना सकता, फंडामेंटल राइट को नहीं हटाया जा सकता, रिजिड है। फिर उसके बाद आएगी कि वोटिंग राइट हमने दे रखे हैं सबको। इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं जो डिफरेंट यूपीएससी डिफरेंट बड़ी बड़ी पोस्टों में रिक्रूटमेंट करता है, वो बिल्कुल फेयर होती है। सेकुलरिज्म का हम अपनाते हैं, सिटीजनशिप सिंगल है हमारे पास, इमरजेंसी प्रोविजन, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो डिफरेंट समाज के डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन के लिए, डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स के लिए, सब चीज़ों के लिए यहाँ पे प्रावधान है। इस बात को आप समझो। जब हमारी सरकार नहीं सुनती तो हम जुडिशरी के पास जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं कि सरकार हमारी बात नहीं मान रही, सरकार हमारे साथ गलत कर रही है, सरकार को ये करना चाहिए, सरकार ने हमारे साथ गलत किया। हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी के पास जाते हैं और हमारी बात सॉर्ट आउट हो जाती है, हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। वो पूरी बात सुन के और जजमेंट दे देता है। इस बात को समझो। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, इसको एक जगह पे जब आप पढ़ोगे ना तो आप धीरे धीरे देखोगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप चीज़ों को भूल भी नहीं रहे हो और कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। जब कॉन्फिडेंस आएगा तो एग्जाम इजीली क्रैक होगा। इसके बाद ये दो चीज़ें छोटी सी रहेगी जो मैंने साइड पे लिखी थी। पहला, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये क्या था? इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। कि मिनी था कि भाई पहला तो कब बना? 1947 में बन के तैयार हुआ। दूसरा कब तैयार? दूसरा उसमें कुछ अमेंडमेंट किए, वो कब किए गए? 42nd में। सीधा क्वेश्चन आता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को। उसके बाद आता है आर्टिकल 368, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड है। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट आपको मैंने पढ़ाया होगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का मैंने पिछली क्लासेस में एक बार बताया था कि बहुत सारे बच्चे ना इसको भूल जाते हैं कि 368 कौन से पार्ट में आता है, इंडियन के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट्स में आता है। तो मैंने बोला कि भाई जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा उसके लास्ट में तो हम डालेंगे ना कि अमेंडमेंट कब करना है, कैसे करना है, क्या है। तो ये लास्ट में कितना आएगा? 20।
20 पार्ट्स में आएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब इसमें एक और